ओके दोस्तों, तो इसी प्रोफाइल का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग रॉड को बदल के इसको स्क्वायर फ्रेम पे ले आते हैं। ठीक है, क्या है मेरे पास? हमारे पास केस 1 में एक स्क्वायर फ्रेम कनेक्टेड है वाया 2 धागा। मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स है लाइक दिस, और हमारा ब्लॉक जो है वो हमारा हॉराइजेंटली रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक जो है वो हमारा हॉराइजेंटली रखा हुआ है। इट्स अ स्क्वायर प्लेट। ये वाला लेंथ है a, ये वाला लेंथ भी है a। इसका मास जो है वो है हमारा m। स्ट्रिंग दोनों एंड पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज केस 1। दूसरे वाले केस पे क्या है? दूसरे वाले केस पे हमारा हिंज है। दिस इज द हिंज। दोनों एंड पॉइंट को हिंज किया हुआ है, दोनों एंड पॉइंट को हिंज किया हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। Again, this is A, this is A. Mass again है M. This is my case 2. And the last case. यहां पर है स्प्रिंग, यहां पर है स्प्रिंग, और यहां पर है केस 3। ये भी है A, ये भी है A। मास है M। ठीक है, अच्छा फॉर रेफरेंस एक काम करना, ये वाला डायरेक्शन को जे कैप मान लेना है और ये वाला डायरेक्शन को आई कैप मान लेना है। ये है तीनों केस में सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सीलरेशन इनिशियली all were in equilibrium। सारे के सारे हमारा इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, now the right string, ठीक है, now the right string hinge and a spring are cut। मैंने इनको कट कर दिया। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ऑल 3 केसेस। तीनों के तीनों केस में हम इनके सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा आसान केस कौन सा है? दोस्तों सिंपल स्प्रिंग। अगेन देखो, ध्यान दो, मैं पहले केस 3 एक बार में डिस्कस कर दे रहा हूं। यहां पर हमारे पास क्या था? दोनों स्प्रिंग हमारा इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था और
केस हमारा सिमेट्रिक था। सो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां का अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स होगा कितना, mg/2, और यहां का भी अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स होगा mg/2, और सेंटर ऑफ मास से यह लगने वाला है mg। दोस्तों अगर मैं राइट वाले को कट भी कर दूंगा तो स्प्रिंग फोर्स में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली यही सिनेरियो रहने वाला है। सो ये है मेरा सेंटर ऑफ मास। इसके ऊपर अब केवल दो ही फोर्स लगेगा, एक है अपवर्ड mg/2 और दूसरा जो है हमारा डाउनवर्ड mg। तो सिंपल सी बात है, m into ACM will be equals to mg minus mg/2। तो ACM जो आएगा that will be simply g/2, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर मैं वेक्टोरियली इसको लिखूं तो ACM वेक्टर जो होगा that will be g/2 into j cap। तो यहां पर स्प्रिंग वाला केस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमारे लिए एक नोन फोर्स है, उसका डायरेक्शन नोन है, सब कुछ नोन है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग वाला केस को सॉल्व करना हमारे लिए डेफिनेटली सबसे ज्यादा आसान केस है, सबसे ज्यादा आसान केस है। ओके, मेरे ख्याल से ये हमारा समझ में आ गया है। अच्छा, अगला कौन सा पॉइंट, कौन सा केस हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है? डेफिनेटली हिंज वाला, क्योंकि द रीजन, जो हमारा हिंज पॉइंट है वो हमारा एब्सोल्यूटली स्टेशनरी रहने वाला है। स्ट्रिंग के केस में वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्ट्रिंग के केस में यहां पर ये स्ट्रिंग हमारा हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट भी कर सकता है। हम उसके बारे में राइट नाउ डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, बट हिंज में तो फिक्स है, जो यहां पर ये वाला पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट रेस्ट पर डेफिनेटली होने वाला है। तो सबसे पहले अब हम जो करेंगे वो है सिंपल केस 2, यानी इन द केस ऑफ हिंज। इन द केस ऑफ हिंज, अच्छा, हिंज वाले केस को अगर हम एनालाइज करने बैठे, सो दिस विल बी द सिनेरियो, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर प्लेट है, ओके, ये हमारा स्क्वायर प्लेट है, एंड ये स्क्वायर प्लेट के बाद यहां पर डाउनवर्ड लगता है mg, और यहां पर कोई भी अननोन फोर्स लगेगा F1 और F2, पता नहीं। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, ध्यान देना, ये वाले हिंज पॉइंट के अबाउट रॉड जो है वो हमारा अल्फा से इस तरीके से रोटेट करेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये वाला बॉडी जो है वो रिजिड है। अल्फा अगर ऐसा है तो ACM जो होगा वो डेफिनेटली इससे परपेंडिकुलर ऐसा होने वाला है, और ये जो लेंथ है, अगर ये A है तो ये लेंथ जो है वो है A/√2, ठीक है। ये जो लेंथ है वो है A/√2, राइट। मेरे ख्याल से हमें ये समझ में आ गया है। दिस इज द सिनेरियो। और मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो ACM का मेरा मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सिंपली अल्फा इंटू A/√2।
ACM ऐसा टेढ़ा होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग अगर ACM निकाल लूंगा तो मैं F1 और F2 भी निकाल लूंगा, वो निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, वो निकाल के दिखाता हूं। बट सबसे पहले हमें यह बात को रियलाइज करना है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो हमारा फ्रेम है वो डेफिनेटली इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, यानी अगर ऐसा अल्फा है तो इस पॉइंट का जो ACM होगा डेफिनेटली उसके परपेंडिकुलर होने वाला है, राइट। मेरे ख्याल समझ में ये आ गया है। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, एनालिसिस क्या होगा। अच्छा, ये वाला हमारा इस पॉइंट के अबाउट हम सब कुछ एनालाइज करेंगे, ये पॉइंट जो है इसके अबाउट हम सब कुछ एनालाइज करेंगे। तो ये वाले पॉइंट के अबाउट अगर हम सब कुछ एनालाइज करते हैं दोस्तों, सो इन दैट केस जो हमारा टॉर्क लगेगा टाउ, दैट इज mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज a/2। अच्छा, लेकिन ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I, तो ऑब्वियसली बात है हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो I इक्वल्स टू ICM क्या होता है, m/12 इंटू a² प्लस a², तो इफेक्टिवली क्या आ जाएगा मेरे पास, ये ms²/6 प्लस md² ms²/2, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 4/6 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू ms²। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 2/3 ma² इंटू अल्फा, दैट इज mg इंटू a/2, ठीक है, समझ में आया। सो mm गॉन, a गॉन, तो अल्फा जो होगा दैट विल बी 3g/4a। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो ACM मेरे पास आ जाएगा अल्फा इंटू a/√2, दैट इज 3g/4√2। बट ऑब्वियसली ये वाला ACM का दो कंपोनेंट है जिसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, दोनों एंगल 45 है, ठीक है, तो cos 45 sin 45 दोनों हमारा 1/√2 होगा। तो अगर हम ACM वेक्टर के बारे में बात करें तो दैट विल बी 3g/8 I कैप, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3g/8 J कैप। ठीक है, यहां पे हमारा 3g/8 I कैप प्लस 3g/8 जो है वो हमारा J कैप होगा, राइट। ओके, सो दिस इज माई ACM वेक्टर। अच्छा, अगर मैं F1 और F2 निकालने जाऊंगा तो वो निकाल सकता हूं मैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं क्या लग रहा है, mg लग रहा है और हमारा F1 लग रहा है, ठीक है, तो मैं सिंपली एक चीज तो लिख सकता हूं, जो mg माइनस F1 y डायरेक्शन में 3mg/8 पूछ सकता है ना हिंज फोर्स, तो F1 जो है वो आएगा 5mg/8 और F2 जो है दैट विल बी सिंपली m इंटू 3g/8 दैट इज इक्वल्स टू 3mg/8। ये हमारे पास F1 और F2 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। नेट स्प्रिंग फोर्स के लिए स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, वी आर डन। वो करके मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज द केस ऑफ हिंज। लास्ट लेट्स मूव ऑन टू द केस ऑफ थ्रेड। अगर हमारा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सो व्हाट विल बी द सिनेरियो। नाउ ध्यान दो यहां पर।
अच्छा, यहां पर सबसे बड़ा जो सबसे पहला ब्लंडर है, सुनो, हाँ ऑब्वियसली बात है, यहां पे धागा राइट नाउ कोई भी एक अननोन टेंशन टी इस तरीके से लगाएगा। धागा केवल अपवर्ड फोर्स लगा सकता है क्योंकि धागा अपने लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स बिल्कुल नहीं लगाएगा, और यहां से हमारा mg लगेगा। ठीक है, तो एक बात तो निश्चित है, जो भी हमारा फोर्सेस है दोनों वर्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा ACM, वो तो हमारा वर्टिकल ही होना पड़ेगा। एंड नाउ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस लग रहा है लेकिन फिक्स्ड एक्सिस नहीं है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को अगर मैं कैपिटल A बोलता हूं, ध्यान देना, कैपिटल A कैन हैव एक्सीलरेशन अलोंग आई कैप। यार पॉइंट A का आई कैप के अलोंग एक्सीलरेशन होने में कोई पाबंदी नहीं है। हां, जे कैप के अलोंग एक्सीलरेशन 0 होना पड़ेगा। एक्सीलरेशन अलोंग जे कैप must be equals to 0, otherwise धागा टूट जाएगा। But point A can have acceleration in the direction of I cap. ठीक है, so that implies A is a non-inertial। अच्छा, वो स्ट्रिंग इस वाले हमारा स्प्रिंग के केस में भी था, बट स्प्रिंग के केस में हमें टॉर्क एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। स्प्रिंग के केस में हम टॉर्क एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि वहां पे तो डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स से हम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाल दिए। बट धागा है तो टेंशन में अचानक से बदलाव आ जाएगा, तो हमें टॉर्क इक्वेशन की रिक्वायरमेंट तो पड़ने वाली है ही है। सो A इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो A के अबाउट एनालाइज करना पॉसिबल है ही नहीं। देखो, फोर्स इक्वेशन तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा mg माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ACM। ये इक्वेशन तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, बट टॉर्क इक्वेशन के लिए मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एक्सिस तो लेना ही पड़ेगा। ध्यान देना, यहां पर हर पॉइंट नॉन इनर्शियल है, इस वाले फ्रेम में हर पॉइंट नॉन इनर्शियल है। वैसे तो हम एनालाइज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि एनएलएम तो लगता ही नहीं है। एनएलएम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सो ध्यान दो, ये हमारा स्यूडो फोर्स है लगाने के लिए। अच्छी बात यह है, जो स्यूडो फोर्स होगा वो हम अप्लाई करेंगे हमेशा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो दोस्तों, अगर हम एक्सिस को यहां पर सेट करते हैं, देखो फोर्स इक्वेशन लिखने पे तो हमें कहीं पर भी पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ग्राउंड फ्रेम पे लिखा हूं, तो मुझे जो दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा वो भी एक इनर्शियल फ्रेम के अबाउट ही होना चाहिए। देखो, इनर्शियल फ्रेम के अबाउट एक्चुअल में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बट सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही अगर स्यूडो फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस स्यूडो फोर्स का टॉर्क हमारा 0 है। तो टॉर्क अगर 0 है तो इफेक्टिवली हमारा टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारा एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये एक्सिस के अबाउट हम एनालाइज करेंगे एंड दिस विल बी माई अल्फा।
सो ये अगर हमारा एक्सिस है, ये अगर हमारा एक्सिस है, ठीक है, समझ में आया? सो ये वाले एक्सिस से मैं यहां पर ऐसे टेंशन लग रहा है टी, ऐसे टेंशन लग रहा है टी। सो ये वाले टेंशन का टॉर्क कितना होने वाला है? ये वाला टेंशन का टॉर्क कितना होने वाला है? सिंपल सी बात है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a/2, तो टेंशन का टॉर्क जो होगा दैट विल बी T इंटू a/2, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। सो T is equals to ma/3 into alpha. That's the torque equation. We have to write it about center of mass. अब A और अल्फा में रिलेशन कहां से आएगा? ना ध्यान दो, अगर मैं स्क्वायर फ्रेम को यहां पर बनाता हूं, अगर मैं स्क्वायर फ्रेम को यहां पर बनाता हूं, ठीक है, सो ये वाले पॉइंट के बारे में अगर हम बातचीत करें तो पॉइंट ए पर आओ, ये पूरा चीज नीचे आ रहा है ए से, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक ट्रांसलेशनल हमारे पास एक्सीलरेशन होगा ही होगा, ए मतलब एसीएम, तो वो तो होगा ही होगा। जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है वो तो हर पॉइंट को मिलेगा, क्योंकि अगर रोटेशन को भूल जाए तो पूरा बॉडी हमारा इफेक्टिवली ए से नीचे आ रहा है, और वो इस पॉइंट से अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो उसके कारण हमारा अल्फा इंटू आर दैट इज a/√2, ये एक इस पॉइंट का हमारा 2 एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, राइट। एंड नाउ इफ आई रिजॉल्व इट इनटू 2 कंपोनेंट्स, ये एंगल्स 45 है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा अल्फा a/2, ये भी हो जाएगा अल्फा a/2। ये वाले पे तो एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आई कैप के अलोंग एक्सीलरेशन में पूछेगा तो वो भी मैं निकाल दूंगा, वो भी मैं निकाल दूंगा, बाकी ये वाला पॉइंट का, लेकिन वर्टिकल जे कैप के अलोंग एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, तो एसीएम जो होना चाहिए दैट मस्ट बी अल्फा a/2, राइट। सो इसको यहां पर कर दो, a alpha equals to 3t/m and that is equals to 2 into ACM। तो t मेरे पास क्या आ जाएगा, 2m ACM by 3, and now let's put it over there। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mg minus 2m ACM by 3 m into ACM, m gone, तो 5 ACM by 3 is equals to g। तो ACM जो मेरे पास आ जाएगा that is equals to 3g/5, that will be the acceleration of the center of mass। तो वेक्टोरियली अगर मैं लिखूं ACM वेक्टर, that will be simply equals to 3g/5 into j cap। ACM vector will be simply equals to 3g/5 into j cap। टेंशन पूछ सकता है टी का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो वहां पे बहुत सिंपल सी बात है, टेंशन टी इक्वल्स टू 2m/3 इंटू 3g/5, तो टी जो आएगा वहां पर आएगा 2mg/5।
ये भी पूछ सकता है ना, धागे का टेंशन में कितना बदलाव हुआ है बताओ। तो mg/2 से 2mg/5 में टेंशन जो है वो हमारा बदल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ढंग से पहले ये चीज को हमें समझना है, तभी हम उसके बाद आगे और बढ़ पाएंगे। अब इसके बाद इसी प्रोफाइल का यानी इसी वेरिएशन का एक दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी।